देहरादून में आयोजित नारी शक्ति वंदन टाउन हॉल सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज मातृशक्ति गांव की चौपाल से लेकर संसद तक अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रही हैं, जो कि नए भारत की एक बदलती तस्वीर है। उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को महिलाओं को समान अधिकार और सम्मान दिलाने वाला ऐतिहासिक कदम बताया। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पारित इस अधिनियम के जरिए महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, जिससे वे निर्णय प्रक्रिया का अहम हिस्सा बनेंगी। कार्यक्रम में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। तो देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महिलाओं को सम्मानित किया। मातृशक्ति हर क्षेत्र में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रही है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबोधन के दौरान कहा। और देखिए, जिस प्रकार से नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो लाया गया है, जिससे महिलाओं की अब भागीदारी जो है मजबूत होगी, इसको लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। और इससे कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लगातार महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, हर योजना में भी जो है महिलाओं के लिए खासतौर से ध्यान में रखकर जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, और अब ये जो अधिनियम लाया जा रहा है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से महिलाओं को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है, उसी कड़ी में एक और ये बहुत बड़ा कदम 33% आरक्षण से महिलाओं की अब भागीदारी और ज्यादा मजबूत होगी। चलिए बढ़ेंगे आगे। देहरादून से बड़ी खबर, इंटर स्टेट जूनियर एवं यूथ नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का शुभारंभ हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। उत्तराखंड टेबल टेनिस एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट में देश भर से युवा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि देवभूमि अब खेल भूमि के रूप में भी अपनी एक अलग पहचान मजबूत कर रही है, और खेल युवाओं को लक्ष्य हासिल करने का हौसला और नई ऊर्जा देते हैं। तो सीएम धामी ने शुभारंभ किया। प्रतिभागियों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। टेबल टेनिस संघ महासंघ का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे राज्य को इसकी मेजबानी का अवसर दिया है। और हमारा राज्य अब खेलों की दृष्टि से और खेलों की मेजबानी की दृष्टि से बहुत एक महत्वपूर्ण स्थान बन रहा है। आप देख रहे होंगे कि जहाँ राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ था, शानदार आयोजन हुआ, उसका एक अनुभव पूरे देश के खिलाड़ी लेकर गए। इसके साथ साथ अब जो हमारी आइस रिंग बनी है, उसमें राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं होंगी। टेहरी जो हमारी लेक है, उसमें पूरे वर्ष भर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं हो रही हैं। राफ्टिंग के कई क्षेत्र हमारे डेवलप हो रहे हैं, चाहे वो शिवपुरी का क्षेत्र हो, चाहे वो टनकपुर बूम का क्षेत्र हो। शारदा और काली में बड़ी संख्या में आज जो है इस प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही है हर दृष्टि से। और यहाँ का चाहे देहरादून का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हरिद्वार का हो, उधम सिंह नगर रुद्रपुर का हो, हल्द्वानी का हो, या पर्वतीय क्षेत्रों में हमारे अलग अलग स्थानों पर सभी जगह पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। और इस बार के जो राष्ट्रीय खेलों के आयोजन थे, उसमें हमारे खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर एक उपलब्धि राज्य के लिए प्राप्त की थी। हमारे खिलाड़ियों का मनोबल नवोदित उदयमान आने वाले भविष्य के जो खिलाड़ी हैं उनको भी। और चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें बताते हैं राष्ट्र निर्माण उत्सव की, जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक उसकी युवा शक्ति संगठित, आत्मनिर्भर और राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित न हो। जिस प्रकार किसी इंजन को गति देने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार राष्ट्र की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए युवाओं की ऊर्जा, समर्पण और उनके स्किल की आवश्यकता होती है, जिससे एक राष्ट्र सशक्त राष्ट्र के रूप में अपना मार्ग बना सके, वो आगे बढ़ सके उस दिशा में। और मेरा मानना है कि इस प्रकार के कार्यक्रम युवाओं में राष्ट्र के प्रति समर्पण जगाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। और इस कार्यक्रम की थीम जो आज राष्ट्र निर्माण उत्सव निर्धारित की गई है, इसलिए ये
उत्सव केवल एक कार्यक्रम मात्र नहीं है, बल्कि एक संकल्प है एक मजबूत, समृद्ध, आत्मनिर्भर और भारत के निर्माण का। चलिए साथियों, राष्ट्र निर्माण कोई एक दिन का और एक व्यक्ति का कार्य नहीं होता है। हमें समझना होगा कि एक दिन में किसी राष्ट्र का निर्माण नहीं होता है और किसी एक व्यक्ति के द्वारा भी राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है, बल्कि ये सतत रूप से, ये अनवरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें समाज का प्रत्येक वर्ग, युवा, किसान, महिलाएं, श्रमिक, उद्यमी, बुद्धिजीवी सभी अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। जब हर नागरिक अपने कर्तव्यों को समझकर उसमें ईमानदारी से योगदान देता है, तभी एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण संभव हो पाता है। साथियों, आज दुनिया का सबसे युवा देश यही वो युवा शक्ति है जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है, जो अपने परिश्रम, प्रतिभा और संकल्प के बल पर सशक्त, समृद्ध, आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार रखने की क्षमता रखती है। यदि इस ऊर्जा को सही दिशा में लगाया जाए तो हमारा देश आने वाले समय में न केवल एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरेगा, बल्कि फिर से विश्व गुरु के रूप में भी स्थापित हो सकेगा। फिर से भारत दुनिया का मार्गदर्शन कर सकेगा। फिर से जो हम पहले कहते थे भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, फिर से भारत उसी दिशा को प्राप्त करेगा। स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से प्रेरणा लेकर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति के रूप में मानते हुए आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को और उसके संकल्प को, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं। आज स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और नई शिक्षा नीति जैसे अनेक पहलों के माध्यम से युवाओं को आगे बढ़ाने के अनेक अवसर दिए जा रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार युवाओं को और सक्षम बनाने के लिए और सशक्त बनाने के लिए, रोजगार स्वरोजगार से जोड़ने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कामों को आगे बढ़ा रही है। और हमारी सरकार केवल घोषणाएं करने पर विश्वास नहीं करती है, बल्कि उन्हें हम लगातार धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं, लगातार जमीन पर लागू करने का काम कर रहे हैं। हमने एक नई स्टार्टअप नीति के माध्यम से राज्य में स्टार्टअप कल्चर को आगे बढ़ाने का काम किया है। वहीं स्किल डेवलपमेंट को राज्य के मेन एजेंडे में शामिल करते हुए नई योजनाओं और नीतियों को लागू करने का काम भी किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से युवाओं को हम जहां ट्रेनिंग से जोड़ रहे हैं, वहीं उनको स्किल से जोड़ने का काम कर रहे हैं। वहीं टेक्नोलॉजी का सहयोग प्रदान करने के साथ साथ उनको आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करा रहे हैं। हम सभी जानते हैं जैसे जैसे विकास आगे बढ़ रहा है, साइंस आगे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, इनोवेशन आगे हो रहा है, एआई का जमाना तेजी से आ रहा है, हम टेक्नोलॉजी आधारित चीजों पर आगे बढ़ रहे हैं। उसी प्रकार से हमारे सामने अनेक चुनौतियां भी आ रही हैं और रोजगार को लेकर अब परिदृश्य तेजी से
पूरे विश्व का परिदृश्य तेजी से बदल रहा है और टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और जो वैश्विक परिवर्तन के कारण रोजगार के नए अवसर बहुत सारे उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन जो पहले से चले आ रहे अवसर वो खत्म भी हो रहे हैं, वो समाप्त भी हो रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि हम सभी को फ्यूचर रेडी होना होगा। हमारे अपने युवाओं को हमें फ्यूचर रेडी बनना होगा और इस दिशा में हमने युवाओं को डिमांड बेस्ड स्किल ट्रेनिंग देने के लिए विभिन्न जो हमारे इंडस्ट्री, कारपोरेट संस्थानों के साथ अनेक एमओयू किए हैं। मेरा मानना है कि अब हमारे युवा नौकरी ढूंढने वाले नहीं बनने चाहिए। आने वाले समय में वो सभी नौकरी देने वाले बनने चाहिए, यानी कि रोजगार देने वाले बनने चाहिए। साथियों, उत्तराखंड का राष्ट्र निर्माण में योगदान सदैव अद्वितीय रहा है, चाहे हमारे वीर सैनिकों की वीरता के रूप में हो, हमारी समृद्ध संस्कृति के रूप में हो, हमारे प्रदेश की विशिष्ट आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में हो, या फिर हमारे प्रतिभाशाली और परिश्रमी युवाओं के परिश्रम के रूप में है। यही कारण रहा होगा कि अनेक ऋषियों ने, मुनियों ने, महापुरुषों ने और उसमें से भी हमारे स्वामी विवेकानंद जी सहित अनेक महापुरुषों ने देवभूमि उत्तराखंड की इस भूमि पर तपस्या करते हुए ज्ञान प्राप्त किया। हमारी सरकार उत्तराखंड की जो धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत है उसको संरक्षित करने के लिए, उसको संवर्धित करने के लिए हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। हम इस दिशा में जहां जहां भी स्वामी विवेकानंद जी ने तपस्या की है, जिन स्थानों पर वो गए हैं, उन स्थानों को स्वामी विवेकानंद कॉरिडोर बनाने का हमने फैसला लिया है। इसके अलावा हमने दून विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की स्थापना कर हमारे युवाओं को हिंदू सभ्यता, हिंदू दर्शन, ज्ञान परंपरा, सनातन संस्कृति के अध्ययन से जोड़ने का सार्थक प्रयास भी किया है। आज के इस अवसर पर मैं यहां उपस्थित उन सभी विद्यार्थियों को बधाई देता हूं जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने अनुशासन से और अपने परिश्रम से सीडीएस जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा उत्तीर्ण की है, जिसके बारे में अभी हरिओम जी ने यहां बताया। मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी केवल विद्यार्थी नहीं हैं, बल्कि राष्ट्र के भावी प्रहरी भी हैं। और जब आप वर्दी पहनेंगे तो उसमें सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होगा, बल्कि उसमें आपको पूरे भारतवर्ष का गौरव दिखाई देगा। मैं विशेष रूप से उन युवा साथियों से कहना चाहता हूं, आप जहां भी जाएं, जो भी बने, अपने गांव, अपना शहर, अपना मोहल्ला, अपनी विरासत और अपने राज्य को कभी मत भूलिए। आप चाहे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बने, किसान बने, नेता बने, या सामाजिक कार्यकर्ता बने, या प्रशासनिक अधिकारी बने, हमेशा स्वयं से पहले परिवार का और परिवार से पहले समाज का और समाज से पहले राष्ट्र का चिंतन अवश्य करें। और नेशन फर्स्ट हमेशा आपके ध्यान में रहे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी अपने विचारों से, नवाचारों से, समर्पण के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के वर्ष 2047 तक भारत को विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध राष्ट्र बनाने के विकल्प रहित संकल्प को साकार करने में अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे। इसी विश्वास के साथ पुनः आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए महान कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी की नर हो निराश करो मन को नामक की कविता की कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। करके विधि बाध न खेत करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है, समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। बहुत बहुत धन्यवाद।
चलिए रुक करते हैं खबरों का। देहरादून से खबर है, जहां राज्य में बढ़ती हुई गर्मी और संभावित हीट वेव को देखते हुए मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने व्यापक तैयारियों के निर्देश दिए। उन्होंने सभी स्कूलों में नियमित अंतराल पर वाटर वेल बचाने, पर्याप्त वेंटिलेशन, ORS और दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा है। इसके साथ ही जिलाधिकारियों को हॉटस्पॉट क्षेत्रों की पहचान कर हीट वेव एक्शन प्लान लागू करने और 24 घंटे 7 दिन कंट्रोल रूम संचालित करने के निर्देश दिए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर शुद्ध पेयजल, अस्पतालों में बेड और दवाइयों की व्यवस्था और श्रमिकों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। बिजली आपूर्ति सुचारू रखने और आमजन को जागरूक करने के भी निर्देश दिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के सरकारी आवास का घेराव किया। कार्यकर्ताओं ने निजी स्कूलों में फीस वृद्धि, एडमिशन फीस और मासिक शुल्क में मनमानी के खिलाफ नारे लगाए और आरोप लगाया कि सरकार इन स्कूलों को लाभ पहुंचा रही है, जबकि अभिभावकों पर बोझ बढ़ रहा है। पुलिस ने उन्हें आवास के पास जाने से रोका। इस प्रदर्शन में शिक्षा मंत्री से स्कूल फीस और अन्य मुद्दों पर सवाल पूछे गए। उत्तराखंड में निजी स्कूलों की फीस वृद्धि लंबे समय से विवाद का विषय बनी हुई है और अभिभावक सरकार से उचित नियंत्रण की मांग कर रहे हैं। एक मांग है कि शिक्षक की फीस कम करो। अब कैसे कम करें? ये सवाल हुआ, कोई सवाल पूछो, हमसे पूछो कि सुबह कितने बजे उठते हैं, आप जेब में कौन सी कंघी रखते हो, रुमाल कौन सी रखते हो, ये सवाल है। ये कोई सवाल है कि पढ़ाई शिक्षा क्या है ये? इसलिए ये बेवकूफी सवाल है, ये बेकार सवाल है, इसमें मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता। फीस लेके कमीशन तो चाहिए ना। जब हम चुनाव लड़ते तो हमारे पास तो है कि नहीं, चुनाव लड़ते तो ये लोग हमें सपोर्ट करते हैं, पैसे देते हैं। इसलिए हमारे साथ बाद में हम क्या करते हैं, जब सरकार बन जाती है हमारी, हमको इन लोगों को दे देते हैं। खासतौर पर उत्तराखंड में शिक्षा का व्यापारीकरण भाजपा की सरकार कर रही है। सत्ता में बैठे हुए लोग आज बच्चों से जो उनके शिक्षा का अधिकार है उसको भी छीनना चाह रहे हैं। एक तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ बच्चों की स्कूल की फीस इतनी ज्यादा बढ़ा गई है। बिल्डिंग मेंटेनेंस के नाम पे लूट मची हुई है। क्वार्टरली बच्चों को फीस जमा करने के लिए एडवांस फीस जमा करवा रहे हैं, जबकि जो व्यक्ति है जिसका बच्चा पढ़ रहा है उसकी सैलरी महीने में एक बार आ रही है। किताबें कॉपी आपने कंपलसरी कर दी कि स्कूल मैनेजमेंट से ही लेनी है, और जो किताबें कभी 2000-3000 की आती है वो 7-8 की इसका स्कूल मैनेजमेंट बेच रहा है। ड्रेस महंगी बेच रहा है और इसके ऊपर कोई भी कंट्रोल इस सरकार का नहीं है, क्योंकि ये कमीशन खोरी है। उनके पास शिक्षा के नाम पे उनके पास कमीशन जा रहा है और वो बच्चों को, उसके वजह से बच्चों को और बच्चों के माता पिता को हरासमेंट करने का। ऋषिकेश में आगामी चारधाम यात्रा को सुगम, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से ट्रांजिट कैंप में अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी सविन बंसल ने की, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके साथ ही सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें ताकि यात्रा सुचारू रूप से संपन्न हो सके। हमारा T-2 जो हमारी यात्रा शुरू हो रही है उससे 2 दिन पहले तक ये सभी व्यवस्था इंश्योर करने के निर्देश सभी विभागीय अधिकारियों को दे दिए गए हैं। एंड वी आर होपफुल के एवरी कार्मिक विल आल्सो ज्वाइन देयर assume their duty at their allotted places और we will be in a good position to welcome our ऊधम सिंह नगर से खबर है, जहां ऊधम सिंह नगर में ऑपरेशन प्रहार के तहत बाजपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति के निर्देशन में चलाए जा रहे इस अभियान के दौरान पुलिस ने 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया। कोतवाली बाजपुर पुलिस ने लेवड़ा नदी तिराहे के पास सघन चेकिंग के दौरान संदिग्ध हालत में घूम रहे 2 व्यक्तियों को पकड़ा। तलाशी लेने पर उनके कब्जे से लगभग 3 किलोग्राम गांजा, 3 अवैध 315 बोर तमंचे और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सेरान अंसारी और मोहम्मद अबूजर के रूप में हुई है, जो कि रामनगर क्षेत्र का निवासी है। दोनों के खिलाफ पहले से ही एनडीपीएस एक्ट के तहत कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार हमारा लगातार ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई जारी है, जिसमें ऊधम सिंह नगर पुलिस द्वारा पिछले 2 महीने से
लगातार आर्म्स तस्कर तथा नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी के क्रम में कल दिनांक 14 अप्रैल को बाजपुर क्षेत्र अंतर्गत दीनदयाल पार्क के नजीक जब पुलिस चेकिंग कर रही थी तो 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। उनके पास से 2.5 किलो से भी ज्यादा गांजा, 3 अवैध 315 बोर के तमंचे और 2 अवैध जिंदा कारतूस 315 बोर पाए गए। इन दोनों का नाम सेरान अंसारी और अबूजार है, जो रामनगर नैनीताल जिले के रहने वाले हैं, जो दोनों ही 20 से 22 साल की उम्र के लड़के हैं, नौजवान हैं, जिनको अरेस्ट पुलिस ने किया है। उसमें एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट की सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया और न्यायिक हिरासत में भेजने की। ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र में गंगा नदी में डूबे युवक की तलाश पूरी हो गई। मस्तराम घाट के पास डूबे व्यक्ति की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम उप निरीक्षक सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में मौके पर पहुंचे और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय कर चलाए गए अभियान के बाद युवक का शव बरामद कर लिया गया। मृतक की पहचान सूरज सिंह निवासी अल्मोड़ा के रूप में हुई है। एसडीआरएफ ने शव को आवश्यक कार्रवाई के लिए पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ऋषिकेश से ये खबर आपको बता रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। पौड़ी के श्रीनगर से खबर है, जहां आगामी 4 धाम यात्रा 2026 को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए 15 अप्रैल 2026 को श्रीनगर पौड़ी में एडीजी प्रशासन एपी अंशुमान ने पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ और बढ़ते हुए यातायात दबाव को ध्यान में रखते हुए रूट डायवर्जन, पार्किंग व्यवस्था, दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट्स पर विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही मौसम, मार्ग स्थिति और यात्रियों की संख्या की रियल टाइम मॉनिटरिंग और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया गया। एडीजी ने अधिकारियों को श्रद्धालु के साथ अतिथि देवो भव की भावना से मधुर व्यवहार करने के निर्देश दिए और ये सुनिश्चित करने को कहा कि यात्रियों और स्थानीय लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसके अलावा आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए मेडिकल और रेस्क्यू टीमों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने पर बल दिया, ताकि किसी भी परिस्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। पंतनगर एयरपोर्ट से उड़ान योजना के तहत हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ हो गया है। विधायक शिव अरोड़ा और जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बुधवार को नौकुचिया ताल के लिए पहली हेली सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पवन हंस द्वारा संचालित ये सेवा देहरादून, अल्मोड़ा और नैनीताल जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों को जोड़ेगी। विधायक अरोड़ा ने इसे पहाड़ी क्षेत्रों के विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम बताया है। तो वहीं जबकि जिलाधिकारी ने हेली सेवा को समय की बचत और आसान आवागमन के रूप में देखा है। पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार से इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने की योजना भी है, जिससे औद्योगिक और पर्यटन गतिविधियां बढ़ेंगी। पवन हंस की सेवा शुरू हुई है। ये अल्मोड़ा और नौकुचिया ताल को कनेक्ट करती है और इनडायरेक्ट कनेक्शंस का देहरादून से भी है। और ये कहीं ना कहीं ये एयरपोर्ट का हमारे एक्सपेंशन का जो प्रोजेक्ट अभी यहाँ पे चल रहा है वो मील का पत्थर साबित होगा इस क्षेत्र के लिए, और ना कि इस क्षेत्र के लिए बल्कि मुझे लगता है नेपाल और उत्तर प्रदेश का भी जो लगा हुआ इलाका है वो भी इसको ये एयरपोर्ट सर्व करेगा। यहाँ की जो एयरपोर्ट की हमारी जो रनवे अभी बनकर आएगी वो नोएडा के जेवर और नई दिल्ली में जो हमारा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके बाद सबसे लंबी